जब से इस दुनिया में इंसान आया है तब से वॉर यानी लड़ाइयाँ होती रहती है और हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो आने वाली जनरेशन है वो पीसफुली रहेगी, क्योंकि अब स्लोली वर्ल्ड मैच्योर हो रहा है, डेवलप हो रहा है। अगर इस मामले में आज तक की सबसे खराब हरकत के बारे में अगर कुछ बात करें तो वो दोनों न्यूक्लियर वेपन होगा जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पे ड्रॉप किया गया था। जो दो न्यूक्लियर वेपन था, फैट मैन और लिटिल बॉय, ये दोनों वेपन ड्रॉप किया गया था। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है ये बात कि इसके साथ और एक वेपन भी था जिसके बारे में कोई नहीं जानता। हुआ ये था कि जापान सरेंडर कर लिया, इसीलिए दो बॉम्ब्स गिराए गए थे, नहीं तो तीसरा भी लाइन में था। अगर जापान सरेंडर नहीं करता तो फिर इस तीसरे बॉम्ब को भी ड्रॉप कर दिया जाता। 15 अगस्त 1945 में जापान सरेंडर कर दिया था। ये जो वेपन था इसके सेंटर में था एक कोर, एक प्लूटोनियम कोर, जिसका नाम दिया गया था रूफस, और इसे ही फेमसली डीमन कोर के नाम से जाना जाता है, डीमन कोर। और ये कोर करीब 6 किलोग्राम का था। जब जापान ने उस टाइम सरेंडर किया तब ये जो तीसरा बॉम्ब था ये यूजफुल नहीं रहा। ये ओरिजिनली बनाया गया था कि अगर सरेंडर ना करे तब इसका हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी हुआ ये कि जो दो बॉम्ब्स को ड्रॉप किया गया था वो कुल मिलाकर 2 लाख जाने लिया था, लेकिन ये तीसरा वाला भी पड़े पड़े ऑफिस में पड़े पड़े 3 लोगों की जान लिया था। 1938 में ये डिस्कवर हुआ था कि ये वेपन काम कैसे करता है। न्यूक्लियर फिशन तब होता है जब एक एटम को स्प्लिट किया जाता है। जब एक एटम को स्प्लिट किया जाता है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, और एटम जो टुकड़े में बढ़ता है तो उसके अंदर का न्यूट्रॉन जो है वो बहुत हाई स्पीड से निकलता है। तो वो जब निकलता है स्प्लिट हुआ एटम का न्यूट्रॉन, तो सामने वाले जो और एटम्स होते हैं उसको ये न्यूट्रॉन भी तोड़ देता है, न्यूट्रॉन ही उसको स्प्लिट कर देता है, और फिर ये स्प्लिट हो गया। और फिर इसका न्यूट्रॉन जो निकलेगा वो आगे जाके और एटम को स्प्लिट कर देगा, और फिर जिसको तोड़ा और फिर उसके अंदर से जो न्यूट्रॉन बुलेट की तरह निकलेगा वो आगे जाके और एटम को स्प्लिट करेगा। तो ऐसा एक चेन रिएक्शन बनता है जिससे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। इसका एग्जांपल देने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि 1 kg यूरेनियम एटम्स जितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा इस फिशन के प्रोसेस में, 1 kg कितना होता है, इतना होगा, बस इतना। तो इतना सा अगर न्यूक्लियर फिशन स्टार्ट कर दिया जाए, एटम सिर्फ एक एटम को स्प्लिट कर दिया जाए, तो उससे जो चेन होगा उस 1 kg यूरेनियम से इतना एनर्जी निकलेगा जितना कि 4 बिलियन किलोग्राम कोल से निकलेगा, कोयला से। इतना इंटेंस होता है। 4 kg ऑफ कोल एनर्जी इक्वल टू 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम एनर्जी। ये जो था ये ह्यूमन इतिहास की सबसे बड़ी डिस्कवरीज में से एक है कि एक इतने से एरिया में थोड़ा सा यूरेनियम एटम जो इतने एरिया में हाथ में समा जाएगा, इससे पूरे शहर को तबाह किया जा सकता है। गूज़बम्स आता है इसके बारे में बात करता हूँ तो इतना ये इंटरेस्टिंग है। तो वैज्ञानिक उस टाइम और समझना चाहते थे कि क्या होता है। तो 2 बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया गया, तीसरा बच गया। अब वो लैब में पड़ा हुआ है, उसका निक नेम था डीमन कोर, क्योंकि उसके अंदर प्लूटोनियम कोर मौजूद था। तो वैज्ञानिक और इसके बारे में जानना चाहते थे, इस एनर्जी को और हार्नेस करना चाहते थे लैब के अंदर। अब वो ऐसे भी पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर अब एक्सपेरिमेंट्स करना चाह रहे थे वैज्ञानिक। यहाँ पर एक कंसेप्ट मैं आपको बता दूं, क्रिटिकलिटी एक्सपेरिमेंट। तो वो वैज्ञानिक अमेरिका में इसके ऊपर और रिसर्च करने लगे, और यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट बता दूं कि वो लोग क्रिटिकलिटी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। क्रिटिकलिटी एक्सपेरिमेंट में क्रिटिकल पॉइंट को पता किया जाता है। किस चीज का पॉइंट? वो पॉइंट कि हम एक एटम को कितना एनर्जी दें, एक बार में एनर्जी दें ताकि वो स्प्लिट हो जाए और ये चेन रिएक्शन अपने शुरू हो जाए। मतलब इंसान को बस थोड़ा सा सिंपल भाषा में बोलूं तो जैसे बाइक स्टार्ट करते हैं हम, वैसा एक किक स्टार्ट देना पड़ता है। इसी को क्रिटिकल मास पॉइंट कहा जाता है, और क्रिटिकल मास पॉइंट वैज्ञानिकों को पता होना जरूरी है। नहीं तो मान लो कि कोई हाथ में लेके इसको ट्रैवल कर रहा है और किसी कारण से उसके हिलने से या फिर किसी सिस्टम में गड़बड़ी आने से क्रिटिकल मास पॉइंट एक्सीडेंटली रीच हो गया, तो उसके अंदर फिर रिएक्शन शुरू हो जाएगा। भले ही छोटे मात्रा में शुरू हो, लेकिन वो होगा, और ये जब होगा तो वो रेडिएशन निकलने लगेगा। क्रिटिकल मास से ही ये इंश्योर किया जाता है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में एनर्जी पैदा होता है वो सेफली हो। लेकिन आप सोचो इस चीज को कि कितना एनर्जी दे हम
कि वो प्रोसेस शुरू होकर चेन रिएक्शन होकर वो चेन रिएक्शन शुरू हो जाए। तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत डेंजरस है, क्योंकि साइंटिस्ट्स को एकदम बॉर्डर लाइन तक जाना होगा इसको पता करने के लिए कि कब रिएक्शन शुरू ही होने वाला है। तो मान लो इस एक्सपेरिमेंट में अगर रिएक्शन शुरू कर दिए वो लोग, तो लैब ही ब्लास्ट हो जाएगा, और जब ये होगा तो एक लीथल डोज ऑफ रेडिएशन चारों तरफ फैल जाएगा। लेकिन उस टाइम वैज्ञानिकों को बस जानना था कि क्या है वो क्रिटिकल पॉइंट, कितना एनर्जी हमें देना होगा ताकि इसे पावर प्लांट के रूप में यूज कर सके, हम सेफली इसका यूज कर सके। रिचर्ड फाइनमैन जो उस टाइम के वैज्ञानिक थे, वो इस चीज को एक फ्रेज से डिनोट किए थे जिसको कहते हैं टिकलिंग अ ड्रैगन्स टेल, यानी ड्रैगन का पूंछ को छेड़ने की तरह है ये, कभी भी वो आग फेंक सकता है। लैब में वैज्ञानिक क्या करते थे कि जब ये एक्सपेरिमेंट करते थे तो उसको ढक देते थे एक टंगस्टेन ब्रिक से, यानी अगर कोर के चारों तरफ बहुत सारे टंगस्टेन ब्रिक को रख दिया जाए तो उसके अंदर से जो एनर्जी होगा वो बाहर नहीं निकलेगा। ये एक्सपेरिमेंट करने में भी वहां के एक वैज्ञानिक थे हैरी डैगलियन, उन्होंने लैब में एक्सपेरिमेंट किया। फिर बाद में एक्सपेरिमेंट खत्म होते टाइम जब वो ब्रिक को अलग कर रहे थे, तब एक्सीडेंटली वो ब्रिक उस कोर के ऊपर गिर गया जोर से। उसके बाद जब वो गिरा तो दिखेगा तो सब कुछ नॉर्मल, जैसे यहाँ रेडिएशन हो भी तो पता नहीं चलेगा, लेकिन उनको पता था कि क्या हो गया है, कितना बुरा हो गया है। उनको पता था कि उनको रेडिएशन लग गया उनके शरीर में, उनका सेल्स डैमेज होना शुरू हो गया है। जब इसके बाद वो वापस घर गए तो उनको सिम्टम्स आना शुरू हो गए, वॉमिटिंग, नोजिया, सीजर्स, ये सब सिम्टम्स होने लगे। और ये बहुत दिन तक एक्यूट रेडिएशन सिकनेस से जूझे, जो कि जानलेवा बीमारी है जो रेडिएशन से मरने के पहले आती है, और 25 दिन के अंदर वो मर गए। और कुछ दिनों बाद ऐसे ही इसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हुए और एक वैज्ञानिक की मौत हुई जिनका नाम था लुइस स्लॉटिन। तो इस विश्व की सबसे खतरनाक चीज एक्चुअल में एक न्यूक्लियर वेपन का कोर होता है, जो कि बस आपके हाथों में समा सकता है लेकिन वो पूरे विश्व को बर्बाद कर सकता है। एक और ऐसी ही चीज है, इतना ही खतरनाक, जो अभी आपके रूम में मौजूद है। यकीन नहीं हो रहा है? अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है? आज नहीं। नेक्स्ट फैक्ट, अब मजाक कर रहा हूं तो वो चीज आपका दिमाग है, आपका जो ब्रेन है। एक इंसान का ब्रेन एक्चुअल में वही इन सब चीजों को बनाता है। तो टेक्निकली आपका ब्रेन ही वो एक औजार है, किसी भी एक इंसान का ब्रेन, जो कि पूरे विश्व को, पूरे एक देश को बर्बाद कर सकता है। इसके अंदर इतना कैपेबिलिटी है। तो एक तरह से आपका दिमाग भी एक ऐसा चीज है जो आपके हाथों में समा जाएगा, इतना छोटा, लेकिन वो कितनी चीजों को इफेक्ट करने में सक्षम है। लेकिन ये तो एक फिल्मी तरह से बात हो गई, एक कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए एक जस्ट एक एग्जाम्पल हो गई। लेकिन ये जो प्लूटोनियम कोर की बात है, जो कि सेंटर में रहता है, इतना छोटा, वो लिटरली लाखों लोगों की जान ले चुका है जापान में। तो ये है दुनिया का सबसे डेंजरस ऑब्जेक्ट, थिरुकुरुंगुडी वेंगरम सुंदरम। क्या आपने इस कंपनी का नाम सुना है? नहीं सुना होगा, नहीं, आप बचपन से उस कंपनी को देखते आ रहे हो। ये है TVS, थिरुकुरुंगुडी वेंगरम सुंदरम। ये जो लड़की आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, ये एक ऐसे वाटर बॉटल को इन्वेंट की है जिस बॉटल में पानी बिक तो सकता है, लेकिन साथ में पानी पीने के बाद हम बॉटल को भी खा सकते हैं, यानी एडिबल बॉटल को इसने इन्वेंट किया है। इस बॉटल का नाम है एको हीरो। अब क्या है कि कोई भी नया इन्वेंशन या डिस्कवरी होता है तो उसका जो रिजल्ट होता है, जो उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसको होने में टाइम लगता है। तो जिस तरह हम पहले टैप वाटर था ही पूरी दुनिया में, फिर धीरे धीरे कंपनीज आई बॉटल्ड वाटर, तो अब ऐसे एडिबल बॉटल वाटर अब आएंगे मार्केट में स्लोली करके। और जो एडिबल फूड के पत्ते हैं वो तो ऑलरेडी आने लगे हैं, ऐसे पत्ते जिन पे आप खाना खाने के बाद उस पत्तल जो कहते हैं उसको भी खा सकते हो। याद है आपको वो फैक्ट जो मैंने बताया था कि अगर मैं आपको 1 महीने के लिए स्पेस में भेज दूं तो आप जब वापस आओगे तब आपका जब ब्रेन टेस्ट किया जाएगा तो पता चलेगा कि आपके ब्रेन के कई पार्ट्स श्रिंक हो चुके हैं, यानी साइज में छोटे हो गए हैं। तो क्या है कि एक्चुअली में यही चीज एंटार्क्टिका में भी होती है। एंटार्क्टिका जो कि सबसे ठंडे जगहों में से एक है, वहां पर जो भी जाते हैं वैज्ञानिक रिसर्च करने के लिए, ये पाया गया है कि उनके कुछ महीने के रहने के दौरान उनका ब्रेन श्रिंक होने लगता है। जैसे आप weather.com का ये आर्टिकल देख सकते हो कि एक इंसान का तो 7.2% ब्रेन श्रिंक हो गया था। तो एंटार्क्टिका में जो टेम्परेचर है ये रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी वहां आर्टिफिशियल बेस बनाकर वैज्ञानिक
गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ जाते हैं वहां पर रिसर्च पर्पज से, लेकिन जो जाते हैं उनसे वहां पर पहले ही साइन करा लिया जाता है कि जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो इनएविटेबल है, जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो आना ही आना है। इसलिए जो ऐसी चीजें होती है ना, मान लो स्पेस में इंसान को भेजना या फिर चांद में भेजना या फिर अंटार्कटिका में जाना, इन सब में जो लोग होते हैं उनको हमेशा सफल किया जाता है। यानी आज ये गया, 1 महीना बाद वो वापस आ गया, फिर कोई और वैज्ञानिक गया। एक ही को 5 साल तक हम स्पेस में नहीं रख सकते, 5-10 साल तक हम अंटार्कटिका में नहीं रख सकते, क्योंकि 5-10 साल कोई रह गया तो फिर वो वापस जब आएगा तो उसका ब्रेन इतना डैमेज हो चुका होगा, श्रिंक हो चुका होगा कि फिर उसको रिकवर करना मुश्किल होगा और वो इरिवर्सेबल होगा। आपने बाइक एक्सीडेंट्स के बारे में तो सुना ही है कि बाइक पे से जब कोई इंसान गिरता है तब अगर वो हेलमेट पहना है तो उसका सर तो बच जाएगा, कम से कम उसका मेमोरी रहेगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन बाकी बॉडी पार्ट्स कभी भी सिक्योर नहीं रहते हैं। अगर कोई बाइक से गिरा और पैर डैमेज हुआ तो पैर परमानेंटली डैमेज भी हो सकता है, फिर पैर को ट्रांसप्लांट कराना होता है। लेकिन अब जिस तरह हमारी दुनिया डेवलप हो रही है, ऐसी कई कंपनीज आ रही है जो एयर बैग जीन्स बना रही है। मतलब एक ऐसा पैंट, जीन्स पैंट जिसमें एयर बैग हो। जीन्स नॉर्मल आपको दिखेगा पहनते टाइम और चलते टाइम नॉर्मल महसूस होगा, लेकिन उसमें एयर बैग होगा, तो अगर कोई गिरेगा भी तो इम्पैक्ट के 1 सेकंड पहले वो एयर बैग खुल जाएगा। तो एयर बैग जीन्स अब एक कॉमन ट्रेंड होने वाला है फ्यूचर में। जिंद सोनीपत रूट हरियाणा में पहली बार अब एक ऐसी ट्रेन चलने वाली है जो कि हाइड्रोजन से चलेगी। जी हाँ, आपने डीजल पेट्रोल तो बहुत देख लिया, इलेक्ट्रिकल का भी ट्रेंड देख लिया, इलेक्ट्रिक गाड़ियां। अब हाइड्रोजन से चलने वाली कार्स भी आने वाली है, जिसमें हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी भी बहुत जोर दे रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज है जिसपे वो बहुत जोर दे रहे हैं, वो है हाइड्रोजन व्हीकल्स, जिसपे बाहर के लोगों को उतना यकीन नहीं है इस पे, हाइड्रोजन व्हीकल्स पे। लेकिन इंडिया अपने सेल्फ सस्टेन्ड मॉडल पे काम कर रहा है और इसलिए हरियाणा में अब इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन चलने वाला है। मुर्गियों को आपने उड़ते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि मुर्गियों का फ्लाइट टाइम बहुत कम होता है। मुर्गियां तो पहले उड़ती है नहीं, जनरली रेयर केसेस में उड़ती भी है तो करके 2-3 सेकंड 4 सेकंड रहेगा फिर नीचे आ जाएंगी। लेकिन इस इतिहास में सबसे हाईएस्ट फ्लाइट टाइम जो इंसान ने डॉक्यूमेंट किया है, रिकॉर्ड किया है, वो एक मुर्गी का था 13 सेकंड्स। जी हाँ, जब वो फ्लाइट की तो 13 सेकंड बहुत है। अगर आप गिनो तो मतलब मुर्गी हवा, इतना भारी बॉडी लेके हवा में रहना 13 सेकंड तक, ये एक डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड है मुर्गी का। मतलब इन हिस्ट्री द हाईएस्ट फ्लाइट टाइम ऑफ अ चिकन इज 13 सेकंड्स। क्या आपने कभी क्राउन जेलीफिश के बारे में सुना है? ये दुनिया के सबसे अजीब क्रिएचर्स में से एक है। क्राउन जेलीफिश का 95% बॉडी पानी से बना है। और ये तो ठीक था, यहाँ तक तो ठीक भी था, कुछ अमेजिंग खास था नहीं, नॉर्मल सी बात। लेकिन इनका ना दिल होता है, ना दिमाग होता है और ना बॉडी में ब्लड होता है। दिल, दिमाग, खून, 3 सबसे एसेंशियल चीजें जो लगभग हर एक ऑर्गेनिज्म में धरती पर है, वही नहीं होता है। ये दूसरे प्राणियों के लिए समुद्र में काफी वेनेमस है, यानी जहरीली है, लेकिन इंसानों के लिए जहरीली नहीं है। चंद्रयान 3 अब सिर्फ करीब 150 किलोमीटर दूर है चांद के सतह से। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि 150 किलोमीटर इतना पास होते हुए भी इतना इसको टाइम क्यों लग रहा है? मतलब एक जनरल सा क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि आखिर इतना टाइम क्यों लग रहा है? 150 किलोमीटर है तो मतलब झट से ऐसे करके नीचे उतार के उसको लैंड कर दो। वही तो बात है, वही कॉमन नॉलेज होनी चाहिए लोगों को। तो वो डी बूस्टिंग फेज से गुजर रहा है, यानी अपना रफ्तार जो है वो कम कर रहा है। धीरे धीरे वैज्ञानिकों की जो धड़कन है वो बढ़ते जा रही है। डी बूस्टिंग फेज और एक बार होना है 20 अगस्त को, और जब ये डी बूस्टिंग फेज कंप्लीट हो जाएगा तब वो अटेम्प्ट करेगा सॉफ्ट लैंडिंग का। और अगर वो पूरा हो गया, जिसके बहुत चांसेस हैं, तब फिर फाइनली रोवर निकलेगा और चांद पर रिसर्च करना शुरू कर देगा। क्या आपको पता है कि इक्वल टू साइन जो है वो ऐसा क्यों है? इसी को इक्वल टू क्यों कहा जाता है? इस साइन को अगर आप ठीक से देखोगे कॉन्शियसली तो आपको ये पता चलेगा कि ये दोनों एक पैरेलल लाइंस हैं जो कि इक्वल है। 2 लाइंस है जिसका लेंथ सेम है और इसलिए इनको इक्वल टू साइन के रूप में यूज किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नथिंग इज मोर इक्वल देन 2 पैरेलल लाइंस। इमोजीज जो हम मोबाइल फोन्स में इतने मात्रा में यूज करते हैं, उसका इन्वेंटर आपको पता है कौन है? शिगेटाका कुरिता। जापान में
इन्होंने इन्वेंट किया था इमोजीज को 1999 में। मतलब इस धरती पर इमोजीज का प्रयोग, जो कि आजकल हर चीज में वायरल होता है, इमोजीज हर एक टेक्स्ट में यूज होता है आजकल। हर एक इंसान चैटिंग के दौरान एक न एक इमोजी को यूज करता ही है अभी के समय पे। तो उसको सबसे पहले इन्होंने ही बनाया था। इनके पहले किसी के दिमाग में नहीं आया था ऐसा कुछ यूज करने का मोबाइल में। अजीब बात है। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।